दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, यह कथा बहुत ही सुंदर है। ध्यान से सुनिए और अपने विचार कमेंट में जरूर दीजिए। कथाओं को लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है बहन का बहन को वेश्या बनाना और प्रेमी से छल। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक वैद्य रहता था। वह वैद्य अपनी चिकित्सा की दुकान में बहुत सी चिकित्सक दवाइयां रखना चाहता था, किंतु पैसे ना होने की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। तो किसी ने उसे राय दी कि आप राजा के पास जाओ, राजा आपकी अवश्य ही सहायता करेंगे। वैद्य को उसकी बात जच गई और वह राजा के पास मदद के लिए राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने जब उसके वहां आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि महाराज, मैं आपके नगर में एक छोटा सा वैद्य हूं, जो कि एक अपनी दुकान खोलना चाहता है, किंतु मेरे पास धन नहीं है। कृपया करके मेरी सहायता करें। राजा ने उससे अपने बारे में बताने को कहा तो उसने राजा को सर झुकाकर कहा, महाराज, पहले मैं दक्षिण सिंध देश में रहा करता था। अपनी चिकित्सा विधि के कारण वहां मेरी बड़ी प्रतिष्ठा हो गई। राजा ने पूछा, तो फिर तुम वहां से क्यों यहां चले आए? वैद्य ने कहा, महाराज, आप मेरी पूरी बात सुनकर खुद ही फैसला करें। वैद्य ने कहानी सुनानी शुरू की। वैद्य ने कहा, महाराज, वहां पर मेरी बहुत प्रतिष्ठा हो गई थी। एक दिन वहां के मंत्री ने मुझसे कहा कि फला मकान में एक रोगी है, वह यहाँ आ नहीं सकता, उसे वहीं जाकर देखो। मैं वहां गया तो देखा एक अत्यंत सुंदर नवयुवक चारपाई पर लेटा है। उसने मेरे अभिवादन के उत्तर में इशारे से कहा कि आपका स्वागत है। मैंने उससे नाड़ी दिखाने को कहा तो उसने बायां हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने समझा कि इसे मालूम नहीं है कि नाड़ी दाहिने हाथ की देखी जाती है, किंतु मैंने बहस बगैर नाड़ी देखी और दवा लिख दी। 9 दिन तक मैं उसे देखने को जाता रहा। 9वें दिन मैंने कहा, अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, स्नान कर लीजिए। दक्षिण सिंध देश के मंत्री ने मुझे यथेष्ट पारितोषिक दिया और मुझे शाही दवा खाने का प्रमुख बना दिया। जिस युवक का मैंने इलाज किया था वह भी मुझे बहुत मानने लगा। उसने कहा, मैं आपकी निगरानी ही में स्नान करूंगा। अतः मैं स्नानागार में उसके साथ गया। उसके कपड़े उतारने पर मैंने देखा कि उसका दाहिना हाथ कटा हुआ है। वह हाथ कटने ही से बीमार पड़ा था और इसी कारण बायां हाथ दिखाया करता था। मुझे वह देखकर बड़ा दुख हुआ। उसने मेरी आंखों की करुणा देखकर कहा, आप मेरा दाहिना हाथ कटा देखकर ही आश्चर्य और दुख में डूबे हैं। अगर आप मेरी कहानी सुनेंगे तो और भी आश्चर्य करेंगे। स्नान के बाद जब मैं भोजन करने बैठूंगा तो आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन यह बताइए कि क्या इस समय बाग की सैर करने से मुझे कुछ हानि होगी? मैंने कहा, बाग की सैर करने से तुम्हें फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। उसने कहा, ठीक है, बाग की सैर करते करते ही मैं आपको सारा किस्सा सुनाऊंगा। फिर उसने अपने सेवकों को भोजन तैयार करने की आज्ञा दी और हम दोनों बाग में गए। हमने 2-3 चक्कर लगाए और फिर वहां बिछे एक कालीन पर बैठ गए और इस युवक ने अपना वृत्तांत आरंभ कर दिया। उसने कहा कि मैं मदनपुर का रहने वाला हूँ। मैं एक बड़े घराने का लड़का हूँ। मेरे दादाजी के 10 बेटे थे, जिनमें मेरे पिता सबसे बड़े थे। अपने पिता का मैं एकमात्र पुत्र था और मेरे किसी चाचा की कोई संतान नहीं थी। मेरे पिता ने मेरी शिक्षा दीक्षा पर बहुत ध्यान दिया और मुझे प्रत्येक पाठनीय विषय की शिक्षा ही नहीं दिलाई, बल्कि अनेक कला के क्षेत्रों में पारंगत करवा दिया। एक दिन मैं अपने पिता और चाचा के साथ मंदिर को पूजा करने को गया। पूजा के बाद
सारे अपने अपने काम पर चले गए और मेरे पिता और चाचा बातें करने लगे। मेरे चाचा ने कहा कि कोई देश हरिपुर जैसा सुंदर नहीं है। उन्होंने हरिपुर देश और उसमें बहने वाली नील नदी की इतनी प्रशंसा की कि मेरा मन बेतहाशा उस देश को देखने के लिए होने लगा। घर पर भी यही चर्चा रही। मेरे पिता भी हरिपुर देश के बड़े प्रशंसक थे। मेरे दूसरे चाचा लोग कह रहे थे कि बदरपुर जैसी सुंदर जगह कोई नहीं है, किंतु मेरे पिता ने उनकी बात का विरोध किया और हरिपुर की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जिसने हरिपुर देश नहीं देखा उसने ईश्वर की महिमा भी नहीं देखी। वहां की भूमि सोना उगलती है, वहां के निवासी बड़े धन संपन्न हैं। हरिपुर देश की स्त्रियां अत्यंत रूपवती और चतुर होती हैं। नील नदी जैसी कोई नदी नहीं है। उसका पानी बहुत स्वाद वाला और पाचक होता है और कई रोगों की दवा जैसा काम करता है। वह सारे देश को हरा भरा रखती है। वहां की मिट्टी बड़ी नरम है और खेती करने में बहुत श्रम नहीं पड़ता। वहां के निवासी संस्कृत भाषा में नील नदी की प्रशंसा करते रहते हैं, जिसका भाव है कि नील नदी तुम्हारे लिए कितनी लंबी यात्रा करती है और बड़े खेद की बात होगी अगर तुम उसे छोड़कर अन्यत्र जा बसो। यह कहने के बाद मेरे पिता ने कहा, हरिपुर में सारी ऋतुओं में हरियाली रहती है। वहां नाना प्रकार के स्वादिष्ट फलों के वृक्ष और भांति भांति के पशु पक्षी रहते हैं। वहां की राजधानी कदलीपुर की आबादी बहुत अधिक है। वहां मीठे पानी की बहुत सी नहरें बहती हैं और वहां के निवासी कला कौशल में बड़े प्रवीण हैं। वहां के महल बहुत बड़े बड़े और रत्न जटित हैं। मैंने कई नगर देखे हैं और सैकड़ों कलाकारों और विद्वानों से मिला हूँ। हरिपुर जैसा देश और वहां के निवासियों जैसे लोग कहीं भी नहीं देखे। उस जवान ने कहा कि अपने पिता के मुंह से हरिपुर की इतनी प्रशंसा सुनकर मेरे उत्कंठा बहुत बलवती हो गई और रात दिन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वह कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दे कि मुझे हरिपुर देश देखने का अवसर मिल जाए। मेरे पिता के मुंह से हरिपुर देश की प्रशंसा सुनकर मेरे चाचाओं ने कहा, हम लोगों को भी चलकर हरिपुर देश देखना चाहिए। उन्होंने मेरे पिता से कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए। उन्होंने इसे स्वीकार किया। मेरे चाचाओं ने जो सब व्यापार करते थे, तरह तरह का व्यापार का माल खरीदा ताकि हरिपुर में सैर की सैर हो और व्यापार का व्यापार। रात दिन उन लोगों में हरिपुर देश की यात्रा की चर्चा होती रहती थी। जब मैंने यह तैयारियां देखी तो एक दिन रोता हुआ अपने पिता के पास गया और कहा कि मैं भी आप लोगों के साथ हरिपुर जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें यात्रा के दौरान बहुत कष्ट होगा, तुम यहीं रहो। मुझे बड़ा दुख हुआ, किंतु मैंने प्रयत्न न छोड़ा। एक एक करके सभी चाचाओं के पास गया कि मेरे पिता से मुझे भी साथ चलने की सिफारिश करें। उन्होंने मेरे पिता से कहा कि लड़का इतना चाहता है तो उसे भी साथ ले चलिए। मेरे पिता मुझे हरिपुर देश तक ले जाने को राजी ना हुए, लेकिन यह मान गए कि मुझे दक्षिण सिंध देश तक ले चलेंगे और जब दक्षिण सिंध देश से हरिपुर की ओर बढ़ेंगे तो इसे वापस अपने देश भेज देंगे। दक्षिण सिंध देश भी जलवायु, पानी और सौंदर्य के लिहाज से बहुत अच्छा नगर है। यद्यपि मेरी इच्छा हरिपुर देश को देखने की थी, तथापि मैंने इसी बात को गनीमत जाना कि मुझे दक्षिण सिंध देश देखने को मिलेगा। कुछ दिन बाद मैं अपने पिता और चाचाओं के साथ विदेश यात्रा पर चल पड़ा। हम लोग कई नगरों से होते हुए दक्षिण सिंध देश पहुंचे। मुझे यह नगर बड़ा सुंदर जान पड़ा और मैं उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। हम लोग एक सराय में ठहरे। कई दिनों तक हम वहां के बागों और महलों की सैर करते रहे। वास्तव में मुझे ऐसा मालूम होता था कि स्वर्ग के बाद अगर कोई जगह है तो यहाँ है। मेरे पिता और चाचाओं ने वहाँ काफी अच्छा व्यापार किया। मेरे हिस्से का भी जो माल बिका उस पर 5% सैकड़े का लाभ मुझे हुआ। यह लाभ की राशि मुझे दे दी गई। मेरे पास काफी पैसा हो गया। यह तय हुआ कि जब सब लोग हरिपुर देश से वापस होंगे
तो मुझे साथ लेते हुए अपने देश को जाएंगे। मैंने अपने रुपयों को बड़ी होशियारी और किफ़ायत से खर्च किया। एक छोटी हवेली अपने रहने के लिए किराए पर ली। बड़ी खूबसूरत संगमरमर की बनी हवेली थी, जिसकी दीवारों पर मनोहर चित्रकारी थी और जिसके अंदर एक सुंदर पुष्प वाटिका थी। मैंने उसे 2 सोने के सिक्कों पर किराए पर लिया था। मैंने चतुराई से किंतु सुरुचि पूर्वक अपने निवास स्थान को सजाया। उसका मालिक पहले हरीश नाम का एक व्यक्ति था, जिससे उसे उसके तात्कालिक मालिक ने मोल लिया था। यह व्यक्ति एक प्रसिद्ध जौहरी था। मैंने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप कुछ दास दासियां भी खरीदे और माननीय नगर निवासियों से जान पहचान बढ़ाई। कभी वे लोग मुझे अपने घरों पर खाने के लिए बुलाते, कभी मैं उन लोगों को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया करता था। मतलब यह कि अपने पिता और चाचाओं की अनुपस्थिति में मैंने बड़ी सुख सुविधा के साथ दक्षिण सिंध देश में जीवन यापन किया। एक दिन भोजन करने के बाद मैं अपनी हवेली में बाहर के हिस्से में बैठा था। इतने में एक स्त्री आई जो अति मूल्यवान वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित थी। उसने पूछा, क्या तुम कपड़े के व्यापारी हो? किंतु मेरे मुंह से कोई उत्तर निकले इससे पहले ही वह मकान के अंदर चली गई। मैं भी उठकर दरवाजा अंदर से बंद करके उसके पास एक दलान में जाकर बैठा। मैंने कहा कि मैं कपड़े का व्यापार अवश्य करता हूँ, किंतु खेद है इस समय मेरे पास स्थान नहीं है। उसने अपने सुंदर मुख से घूंघट उलट दिया और कहा, मैं ही कहाँ कपड़े लेने आई हूँ, मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि सुबह तक यहीं रहूँ, किंतु मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। मैंने अपने सेवकों को भोजन आदि लाने को कहा। वे भोजन के साथ फल आदि भी लाए, जिन्हें मैं भी इस रमणी का साथ देने के लिए खाने लगा। आधी रात तक हम लोग इसी प्रकार बातचीत करते रहे। फिर हम एक साथ सोने के लिए चले गए। सुबह मैंने 10 सोने के सिक्के निकालकर उसे दिए, किंतु उसने लेने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि 10 सोने के सिक्के मुझे दिए। मैंने जब कहा कि मैं तुम्हारा धन नहीं लूंगा, बल्कि तुम्हें सोने के सिक्के जरूर दूंगा, वह बोली, मैं तो रोज तुम्हारे पास आने को सोचती थी, किंतु अगर तुम मेरी बात ना मानोगे और अपनी बात पर अड़े रहोगे तो मैं ना आऊंगी। इस बार मजबूर होकर मुझे उससे 10 सोने के सिक्के लेने पड़े और वह चली गई। शाम को वह फिर आई और हम लोगों ने रात भर राग रंग किया और दूसरी सुबह वह फिर मुझे 10 सोने के सिक्के देकर कहने लगी कि आज शाम को फिर आऊंगी। तीसरी रात को जब हम दोनों मदिरा के नशे में आलिंगनबद्ध थे तो उसने मुझसे पूछा, प्यारे तुम मुझे सुंदर समझते हो या नहीं? मैंने कहा, तुम कैसे बात कर रही हो? क्या तुम अपने लिए मेरे प्रेम को नहीं जानती? मैं तुम्हें संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी मानता हूँ। वह हंसकर कहने लगी, यह बेकार की बात है। मेरी एक सहेली मुझसे कहीं अधिक सुंदर है। उसे एक बार देखोगे तो मेरी ओर मुंह नहीं करोगे। वह मुझसे आयु में भी कम है और बड़ी कोमल है। उसे भी तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है। मैं उसे यहाँ लाऊंगी। मैंने कहा, मैं तो तुम्हें ही चाहता हूँ, तुम चाहो तो उसे ले आओ।